एसबीआई कहती है कि हमके 4 महीने चाहिए देने में डाटा। 4 महीने में वो चुनाव निकलना चाहते थे। चुनाव के पहले ये व्यभिचार, आर्थिक व्यभिचार सामने नहीं आने देना चाहते थे। और जब ये तय हुआ कि अब एसबीआई नहीं देगा, फिर डंडा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने दिया लेकिन आधा अधूरा। फिर डंडा उठाया, फिर पूरी जानकारी आई। और जब पूरी जानकारी आई तो माशाल्लाह क्या बात है, जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाला अकेला ही खा गया। और ऐसा शातिर तरीके से खा गया कि मुंह पे पता भी नहीं पड़ा साहब, कहीं छींटा लगने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का व्यभिचार कैसा हुआ, अभी मैं आपको पता जरा खोलता हूँ। इसका बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, एक एक चीज़ में। सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इन्होंने लाए तो ये तय हुआ कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लाने में और जो वर्तमान में स्थिति है अभी देश की, जो अभी जिस हिसाब से पॉलिटिकल फंडिंग हो रहा है, उससे हम उगाई नहीं कर पाएंगे। और ये ब्लैक मनी है, ये वाइट मनी होकर हमारे पास नहीं आ पाएगा। फिर उसके लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड हुआ। वो कानून क्या कह रहा था? वो कानून ये कह रहा था कि कोई भी विदेशी कंपनी हो या कोई भी सरकारी कंपनी हो, वो किसी भी राजनीतिक दल को पैसा नहीं दे सकती। इन्होंने वो क्लॉज रद्द किया। विदेशी कंपनियां भी पैसा दे, सरकारी कंपनियां भी पैसा दे। और सबसे बड़ा जो व्यभिचार हुआ आर्थिक, वो कंपनीज एक्ट में हुआ, जिसमें एक क्लॉज था कि वही कंपनी आपको चंदा दे सकती है जो लगातार 3 साल प्रॉफिट में हो और उसके नेट प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही वो राजनीति के लिए चंदा में दे सकता है। इनको लगा ये तो बहुत ही कम हो गया, तो फिर अपने को तो बहुत सारा निपटना है, अभी इतने दिन के भूखे हैं। उन्होंने वो क्लॉज भी बंद कर दिया। अब उसके मायने क्या हुए? वो क्लॉज जब चला जाता है तो फिर एक अच्छा, जब ये आया तब ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग या आरबीआई चुप रहा हो। तब चुनाव आयोग ने और आरबीआई ने पत्र लिखा कानून मंत्रालय को कि साहब इससे तो ब्लैक मनी का चलन बढ़ेगा। और चुनाव आयोग ने कहा तो ये तो आप कैसा किसी को गोपनीय रख सकते हैं? अभी तो हमारे यहाँ एक सुविधा है कि 20,000 से ज़्यादा का आप पैसा देते हो तो वो कंपनी को अपने बुक्स में दिखाना होता है और इधर भी दिखाना होता है। चुनाव आयोग में भी आपको डिटेल देने पड़ते हैं। कुछ कंपनियों ने एक ट्रस्ट बनाया कि 8-10 कंपनियों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया कि हम ट्रस्ट को पैसा देंगे और ट्रस्ट हमारी तरफ से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देंगे। वो भी चल रहा था। इन्होंने वो पुराना 20,000 वगैरह सब बंद कर दिया और कहा जो भी पैसा होगा अब सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से दिया जाएगा। और फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब शुरू हुए देना, तो ये जब मुझे याद है कि जब उस समय जब जेटली जी को किसी ने पूछा तो जेटली जी ने कहा कि नथिंग रॉन्ग इन दैट बॉन्ड। और वो आरबीआई के अधिकारियों को मैंने बोला है और इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बोला है कि आपस में बैठ के तय कर लो। तब इलेक्शन कमीशन में जो लोग थे, जब मेरी उनसे बात होगी तब बोले, उन्होंने हमको लॉ मिनिस्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, जो डर है आपका हम होने नहीं देंगे। मैंने बोला, उन्होंने उरली बोला और आप मान गए और आपने कर दिया। और उसके बाद फिर पैसा आना शुरू हो गया। ये पैसे आने का टोटल जो बॉन्ड है वो 12,000 के आसपास करोड़ के आसपास गए। उसमें से 6,986 करोड़ अकेले बीजेपी को मिले। उसके बाद आप पार्टी का नाम और देखिए सत्ता में होने वाले लोगों को ही पैसा क्यों मिलता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा व्यभिचार था। बीजेपी सबसे ज़्यादा 6,988 करोड़ रुपए, टीएमसी 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1,334 करोड़ रुपए, बीआरएस आंध्र तेलंगाना छोटा राज्य लेकिन 1,322 करोड़ रुपए, डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में 656 करोड़ रुपए, फिर ये बीजेडी 944 करोड़ रुपए क्योंकि उड़ीसा में सत्ता में है, वाईएसआर आंध्र प्रदेश 442 करोड़ रुपए, लेकिन फिर समाजवादी 14 करोड़ रुपए, ये छोटे छोटे बेचारे जो सत्ता में नहीं, अकाली दल 7 करोड़ रुपए, एक दो दल ऐसे भी जिनको 50-50 लाख रुपए दिए।
अब उसमें क्या हुआ, हम बार बार कहते हैं, हमारी कई नेताओं से बात होती है, हमने कहा बोफर्स से बड़ा स्कैंडल है ये, लोग चुप क्यों हैं? हुआ ये, हमाम में सब नंगे हैं, सब ने चंदा लिया। एक लॉटरी किंग है, उसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, उसके ऊपर कई राज्यों में केस है, लेकिन उसके बारे में बोलने को भी तैयार नहीं है। दीदी ने भी पैसा लिया, बीजेपी ने भी पैसा लिया, कांग्रेस ने भी पैसा लिया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, अभिलाष खांडेकर अभी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ पे जब दिव्य भास्कर लॉन्च हुआ मराठी में, तो उसके ग्रुप एडिटर भी थे और वो स्पोर्ट्स एडिटर थे फ्री प्रेस जर्नल में। जब मैं काम कर रहा था साथ में, बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी शादी हुई, तो शादी में महाराजा सिंधिया को आना था, क्योंकि सिंधिया जी के बड़े व्यक्तिगत संबंध थे उनके। तो सिंधिया जी कुछ व्हीप जारी होगी पार्लियामेंट में, तो नहीं आ पाए, लेकिन दूसरे दिन तुरंत आ गए। तो अभिलाष का फोन आया कि यार महाराज साहब आ रहे हैं, तो तुम घर पे आ जाओ, 2-4 लोग को अच्छा लगेगा। तो हम गए, तो महाराज जी ने किस्सा सुनाया। महाराज ने कहा कि कल रात को मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर का फोन आया, साहब एक बहुत बड़े कॉलगर्ल का रैकेट पकड़ा गया और उसमें कई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और नेताओं का नाम है। तो बोला, मैंने सुबह सुबह अखबार खोला, कौन कौन महामहिम है आज पता पड़ जाएगा। पूरे अखबार में एक लाइन भी नहीं थी। मैंने उस रिपोर्टर को फोन किया, क्या तू मजाक करता है क्या मेरे साथ? बोले नहीं साहब, वो खबर छपने ही जाने वाली थी, 3 नाम और आए और वो बड़े संपादक थे। तो बोले संपादक कब, हमारी बिरादरी के लोग हैं तो कैसे छापेंगे? उसी तारतम्य में आप इसको जोड़ता हूं। ये जो लॉटरी वाला था, इसने सत्ता पक्ष को तो पैसा दिया, कुछ रेवड़ियां इसने विपक्ष पे भी फेंकी, ताकि विपक्ष भी आवाज नहीं करे, कल पता पड़ गया तो वो शाना निकला। लेकिन कुछ चीजें तो भयावह है। वो कैसी? अब कुछ कंपनियां हैं, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये 14,400 करोड़ का इसको ठाणे बोरिवली का प्रोजेक्ट मिला। वेस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन पावर, ये भी इसी की है। इसने सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को दिया, उन तमाम राज्यों में दिया जहां सरकारें हैं, और वो पैसा बॉन्ड खरीदने की डेट जो है वो वही है, या ठेका मिला वहां पैसा दिया। तो ये ठेके के एवज में कमीशन लेने की बात थी, चाहे केसीआर हो बीआरएस के, या फिर नरेंद्र मोदी हो बीजेपी के, सब ने कमीशन से पैसा दिया। इन कंपनियों का इतिहास नहीं है कि इन्होंने लंबा चौड़ा पहले से ही पॉलिटिकल फंडिंग करते आ रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो सालों से पॉलिटिकल फंडिंग करते आ रहे हैं। ये तभी करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग जब इन्हें प्रोजेक्ट मिलता है। ये उसी को इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं जिसने इनको प्रोजेक्ट दिया है। ये है रिश्वत। कई कंपनियां हैं, वेदांता है, वेदांता ने 400 करोड़ रुपए फंडिंग किया, बीजेपी को 150 करोड़ दिया, बीजेडी को 40 करोड़ दिया, क्योंकि उनका वहां पे सारा माइनिंग का काम है, उड़ीसा में माइनिंग है। लेकिन सरप्राइजिंगली 125 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिला। तब हमने ढूंढा ये मिला कांग्रेस को क्यों दिया, तो पता पड़ा कि बाड़मेर राजस्थान में इनके ऊपर एनवायरमेंट वायलेशन के एक प्रोजेक्ट पे नोटिस थे। वो प्लांट बंद होने की कगार पे था। 125 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिया, और पॉल्यूशन वालों ने बोला ठीक है, अब ठीक हो गया, अब पॉल्यूशन नहीं है, और प्लांट चलता गया। जलांसा एक ग्रुप है इनका, छोटी छोटी कंपनियां हैं प्राइवेट लिमिटेड, 6 से 16 करोड़ रुपए दिए गए। उसमें बीजेपी को 351 करोड़ रुपए है, टीएमसी को 65 करोड़ रुपए है। इनकी खासियत है जलांसा की, ये मोदी और ममता दोनों के नजदीकी है।
और रियल इस्टेट, डेयरी, एग्रो, फूड इसमें काम करते हैं। एक कंपनी है, किसी को पता नहीं, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। जब ये पहली बार बॉन्ड खरीदे गए तो लोगों ने सोचा कि ये है क्या, तब लोगों ने कंपनी देखी तो बहुत ही छोटी कंपनी है क्विक सप्लाई, लेकिन इस कंपनी में डायरेक्टर बड़े हैं। इनके एक डायरेक्टर है तपस मैत्रा। तपस मैत्रा इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो रिलायंस ऑयल पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस हीरोज प्रोडक्शन, रिलायंस फोटो फिल्म, रिलायंस फायर ब्रिगेड, रिलायंस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस पॉलिस्टर, इन सभी कंपनियों में डायरेक्टर है। ये रिलायंस की शेयर कंपनी है। रिलायंस कहते हैं कि हम पैसे किसी को देते नहीं। फिर ये कौन है, ये क्विक कौन है, ये डायरेक्टर इधर का उधर कैसा है, और इसका ऑफिस भी आपके प्रीमाइसेस पे कैसा है, इसका कोई जवाब नहीं देता। संजय गोयनका, कलकत्ता, 422 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए, बीजेपी को 175 करोड़, कांग्रेस को भी 150 करोड़। सीबीआई ईडी के रडार पे था, और जैसे ही सीबीआई रडार के नोटिस गया, उसने 440 करोड़ के तुरंत बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दिए। नोटिस जाने के बाद जो बॉन्ड खरीद के दिए वो बीजेपी को गए। कोल आवंटन में सीएजी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन मोदी सरकार ने उसको क्लियरेंस किया। उसके बाद फिर मोदी सरकार को बॉन्ड से पेमेंट हुआ। ये कारपोरेट सेक्टर का मैं विचार। अब देखिए, जो कंपनीज एक्ट मैंने कहा था, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए, जिसमें कहा था कि 3 साल प्रॉफिट में होनी चाहिए पैसे, यूं ही तुम दे नहीं सकते हो। अब देखिए, 33 कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट 0 या निगेटिव में है, और पिछले 7 साल में 1 लाख करोड़ के लॉसेस है इस 33 कंपनियों में। और इस 33 कंपनी ने कुल मिला के 434 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए। 1 लाख करोड़ का घाटा और 434 करोड़ के बॉन्ड, कैसे दे सकता है कोई? लॉस मेकिंग कंपनी कहां से पैसा देगी? वो प्रोविजंस कहां से है? ईडी सो रही है क्या? एक कंपनी है जिसने अपने मुनाफे के 3 गुना ज्यादा चंदा दिया। मुनाफा 100 रुपए हुआ तो 30 रुपए चंदा दिया, और एक ने 93 टाइम्स 930% चंदा दिया प्रॉफिट के। तो ये पैसा इनके पास आया कहां से? ईडी क्यों नहीं पूछती कि ये पैसा कहां से दिया? 100 करोड़ के रुपए लिए ईडी एक मुख्यमंत्री को अंदर डालती है, और यहां 400 करोड़ के गबन हैं। क्यों नहीं पूछती ईडी? क्यों नहीं जाती सीबीआई? क्यों नहीं पूछता कॉमर्स मंत्रालय कि घाटे में आपने चंदा कैसा दिया? कोई नहीं पूछता। रेड रश्मि सीमेंट 10 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने खरीदे, उनके ऊपर रेड होती है इनकम टैक्स की, तुरंत 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। डीएलएफ 170 करोड़ के बॉन्ड, उनको पहले उसके ऊपर सीएजी ने ऑब्जेक्शन लगाया एक लैंड डील पे, बॉन्ड दे दिए, ऑब्जेक्शन खत्म। रेड्डीज लैब, इन्होंने जितने भी बॉन्ड दिए ये सारे 23 नवंबर को रेड हुई। उसके तुरंत बाद 25 नवंबर को बॉन्ड दिए, करोड़ों रुपए के बॉन्ड। और उसके बाद सवाल यह है कि बॉन्ड देने पे ऑब्जेक्शन नहीं है, सवाल है कि ये बॉन्ड देने के बाद उनके केसेस रफा दफा हो गए। तो ये वसूली रैकेट था, ये एक्सटॉर्शन था, ये फिरौती थी कि आईटी जाके किसी कंपनी पे रेड करे, वो कंपनी बाप बाप करती हुए आए, उसको आप बोलो 10 करोड़ लाओ इस कंपनी से छूटने के लिए। आपका बेटा अगुआ हुआ है, बेटे को चाहिए तो 10 करोड़ लाओ, फिल्मों में दिखाते वैसे। और ये सरकार लेती रही और कहती है कि हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई।
ऐसे कई कंपनियां हैं जिनमें FB एग्रो, यूनाइटेड फॉस्फोरस, अरविंदो फार्मा, एक NBFC कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। पहली बार 2018 में वित्त मंत्रालय ने इस देश के कुछ कंपनियों के नाम लिस्ट किए। एक कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, एक कंपनी हवाला वाली है, एक कंपनी से कोई आम आदमी डील ना करे और नाम पब्लिश किए। आप आम आदमी इन कंपनियों से दूर रहे, वित्त मंत्रालय कहता है। और बीजेपी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आन दो। NBFC में कामा क्रेडिट एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड 4 करोड़, इनोसेंट मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड 25 करोड़, रेणुका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 5 करोड़, ABC फाइनेंस सर्विसेज 40 करोड़। ये वो कुछ दिल्ली रिलेटेड कंपनियां हैं। उसके बाद एक और घिनौना काम, इलेक्ट्रल बॉन्ड को हम क्यों घिनौना कहते हैं, ये ड्रग बॉन्ड भी हो गए। हमारे देश में हम जब दवाई खरीदने जाते हैं तो डॉक्टर हमें पर्चा लिख के देता है, हम दवाई की दुकान पे जाते हैं, दवाई की दुकान वाला हमें दवाई देता है, हम इस विश्वास के साथ घर आते हैं कि हमारी बीमारी या हमारा जो व्याधि है वो ठीक हो जाएगी क्योंकि हम दवाई लेके आए हैं। इमेजिन करिए वो दवाई नकली निकल जाए या सबस्टैंडर्ड निकल जाए, हज़ारों रुपए की दवाई आप खाते रहे और आपका तकलीफ बढ़ती जाए तो आप डॉक्टर को गाली देते हो। एक काम दवाई कंपनी का है और इनमें कुछ दवाई कंपनियां लाइफ सेविंग ड्रग में है। हार्ट अटैक आने के बाद जब कीमोथेरेपी होती है उसके बाद लेने वाले ड्रग्स, हार्ट अटैक के समय लेने वाले ड्रग, BP की एकदम तकलीफ हो जाए तो उसके लेने वाले ड्रग, ये फेल हुए। टोरंटो फार्मा लिमिटेड 2018 से 2023 तक 3 बड़े केसेस इनके ड्रग फेल होने के, और ड्रग भी बड़े, डाइप्लेट A150, लुपेमिडी सब नाम है, लाइफ सेविंग ड्रग है, ये भी फेल हो गया। ड्रग फेल हो गया, उसके बाद 77 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे इन्होंने, बीजेपी को दे दिए और मामले रफे दफे हो गए, कंपनी चल रही है। वो ड्रग खाने से, बेकार ड्रग खाने से कितने लोग मरे होंगे इसका इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। सिप्ला, ये बड़ा नाम है, सिप्ला लिमिटेड 7 बार 2018 से 2023 तक 7 बार इनके टेस्ट फेल हुए ड्रग के, बड़े बड़े ड्रग्स। इनकी वही ड्रग है जो कोविड में दी जाती है, कीमो के बाद जो मैंने बोला वो ड्रग है। इन्होंने भी 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दे दिए, धंधे पे लग गए, काम बंद करा है। सन फार्मा लैबोरेटरीज 2020 से 2023 3 साल में 6 बार इनके सैंपल फेल हुए, वो भी बड़े बड़े सैंपल्स लाइफ सेविंग ड्रग के। उन्होंने 31 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे दिए, सैंपल फेल होने के बाद कंपनी बरकरार है। जयदास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनके रेमडेसिविर फेल हुए, जिस रेमडेसिविर के लिए लोग पागल थे, ये फेल हो गए। कितने लोग मर गए होंगे कोविड में इनकी घटिया दवाई और रेमडेसिविर लेके। लेकिन जब 29 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने बीजेपी को दे दिए, तालियां बजी, बोले कुछ नहीं होता, मन में दो, पैसा है ना, आने दो। ऐसे कई नाम हैं, इसको मैं ड्रग बॉन्ड कहता हूँ। एक है वाड्रा बॉन्ड, ये मैंने दिया हुआ नाम है। याद कीजिए, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी इनकम टैक्स उठा के ले जाती है, CBI उठा के ले जाती है, घंटों उनकी सवाल जवाब होते हैं, उनके सवाल जवाबों का सारा स्क्रिप्ट बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और मीडिया को ब्रीफ करते हैं कि क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए। 6-6, 8-8 घंटे की लड़ाई होती है। प्रियंका गांधी पेड़ के नीचे पति का इंतजार करती है, क्या दृश्य। और देश को लगा नहीं सारे भ्रष्टाचारी बंदर होंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो सारा मामला DLF के लैंड का था। DLF ने एक लैंड लीज की थी वाड्रा के साथ, उसके ऊपर था। एकाएक 2023 में हरियाणा गवर्नमेंट कोर्ट में एक अर्जी लगा देती है कि इतने साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको ये पता पड़ा कि वाड्रा और DLF में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। इसकी कीमत DLF ने चुकाई 175 करोड़ के बॉन्ड से।
बीजेपी को देखे, इसे मैं वाड्रा बॉन्ड कहता हूँ। ऐसे कई चीज़ें हैं, मतलब क्या कहूँ आपको। और जो अंत में मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, उससे आपको पता पड़ेगा कि गीधड़ भी मांस नोचने के पहले कुछ सोचता होगा। ये उससे भी गए गुजरे हैं। मैं आपको ले चलता हूं गुजरात का कच्छ जो बैकवर्ड है, वहां एक दलित परिवार अंजर गांव का, उस दलित परिवार को लैंडलेस था, सरकार ने कुछ जमीन दी, वो जमीन कल्टीवेट कर रहा था। धीरे धीरे उसके गांव के आसपास उद्योग पनपने लगे। वेल्सपन कंपनी थी, उसके कोई प्रोजेक्ट आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आपकी जमीन हमको लेना है। वहाँ गुजरात में रूल है कि जमीन का कीमत कलेक्टर एक कमेटी तय करता है। कलेक्टर ने कमेटी तय कर ली अक्टूबर 2022 में और कहा कि पर स्क्वायर मीटर इस जमीन की कीमत 17,500 होगी। उस हिसाब से 76 करोड़ रुपए आप इस दलित परिवार को दे दीजिए, जहां 6 मेंबर है जिनके नाम की जमीन है। वेल्सपन कंपनी कहती है बहुत ज्यादा हो गए और वो विड्रॉ हो गई। मतलब ज्यादा हो गए करके बैठ गई। बीच बीच में आते थे, अरे देखो, अरे ये करो वो करो। वहां गुजरात में रूल है कि 1 साल तक वो कीमत रहती है। 1 साल के बाद फिर से यदि जमीन किसी को खरीदनी होगी तो फिर कलेक्टर बैठेगा कमेटी के साथ, क्योंकि उस जमीन की कीमत का जो डिसीजन है वो 1 साल तक ही इंप्लीमेंट होता है। और बट नेचुरली जमीन की कीमत रोज बढ़ती है, तो 1 साल के बाद फिर कमेटी बैठती तो 76 की जगह 86 करोड़ होती। तो जब ये आखिरी 15 दिन 1 साल पूरे होने में बचते हैं तो एक डिप्टी कलेक्टर आ जाते हैं, उस परिवार को बुलाते हैं। परिवार अशिक्षित है, उसे धमकाते हैं, आज तूने जमीन नहीं दी तो ये जमीन परमानेंट सरकार वापस ले लेगी। सरकार ने दी है तुझे, सरकार जमीन वापस ले लेगी, ढेला नहीं मिलेगा। सरकार ने दी ना जमीन, बढ़ा से सरकार जमीन वापस लेगी, ढेला नहीं मिलेगा। तू दलित है, मुझे दया आती तेरे पे, जो दे रहे वो ले ले, कुछ तो मिलेगा। बोला माँ बाप आप जो बोलोगे। बोले 16 करोड़ में हाई कर दो। 76 करोड़ का डील वेल्सपन को वो 16 करोड़ रुपए में देता है। 16 करोड़ वो एग्री होता है और लिखा जाता है कि जमीन वाले ने खुद कंसेंट से ही 16 में दे दिया, तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। अब मामला यहाँ से शुरू होता है 16 करोड़ के बाद। अब उन्होंने देखा वेल्सपन वालों ने, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ है, तुरंत मान गया 16 करोड़ रुपए। अब उसमें गुजरात गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ, क्योंकि वहाँ रूल है सरकार ने दी हुई जमीन यदि ऐसी बेची जाती है तो उसमें से 40% गवर्नमेंट को देना होता है। तो 30 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को जाता 76 में से, और 46 करोड़ रुपए इसको मिलता, तो सरकार ने भी 30 करोड़ रुपए खोता। ये 16 करोड़ रुपए के घर बैठ गए। अब इनके अकाउंट में पैसे आए। वेल्सपन के वहां से जनरल मैनेजर अपनी गाड़ी भेजता है इसके यहाँ, और इसके बेटे जो बड़ा मुखिया था उसके और इसके बेटे को लेके बोले आ जाओ, अब तुम भी करोड़पति हो गए, गरीब थोड़ी हो, आ जाओ, हमारे साहब भी आ गए। उसको पार्टी पे बुलाते हैं। गेस्ट हाउस में शराब खुलती है, पार्टी होती है। वो देखते हैं टाई सूट वाले लोग भी बड़े खंजे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, अरे यार अभी तुम हमारे बराबरी के हो गए, पैसे वाले हो गए हो। 2-3 बार ऐसी पार्टी होती है। चौथी पार्टी में वो जीएम उसके खंजे पे हाथ रख के कहता है, यार तू मेरा दोस्त हो गया, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। बोले क्या? बोले इस देश के कानून बड़े बेकार हैं। अब इतने 16 करोड़ रुपए तेरे बैंक में पड़े हुए हैं, ये इनकम टैक्स वालों की जिस दिन नजर जाएगी वो आके जब्त कर लेंगे, और ये छूटने में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तुझे, जिंदगी निकल जाएगी। वो बोले लेकिन ये सरकारी तो पैसा है, ये बताने में कितना टाइम लगता है कोर्ट कचहरी में। तो बोला आप बताओ मैं क्या करूँ? बोले इसको मार्केट में लगाओ, इसको इन्वेस्ट करो, निवेश करो। तो बोले बाबूजी आपने इतना सारा करवाया हमारे लिए, अब 2-3 बार पार्टी में आप बराबरी के हो गए हो। बोले बताइए क्या करूँ? बोले भारत सरकार की एक नई योजना आई है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। उसमें पैसा 1.5 गुना होता है।
वो किसी का बाप पूछ नहीं सकता क्योंकि सरकारी है। तो बोला क्या करना पड़ेगा? बोले बैंक में जाना, SBI में जाना पड़ता है, बाकायदा कागज पत्र होते हैं। साहब उस गरीब बापड़े से 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदवाए। वो गया, उसने सोचा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिखा पढ़ी हो रही है, कागज जमा हो रहे हैं, और उसके पास पर्ची हाथ में रह गई कि 11 जो रिसिप्ट होती है बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड इनके हाथ में रह गए और इन्होंने सारे बॉन्ड बीजेपी को दिए। और ये वेल्सपन कंपनी कौन है? ये वेल्सपन कंपनी में 65% शेयर सरकार के दामाद गौतम अडानी का है। ये बात तब पता पड़ी कि जब एक बॉन्ड की डिटेल सामने आए, तब एक पत्रकार ने सोचा कि कच्छ में भी कोई है 10 करोड़ देने वाला। वो उस परिवार में जाके बोला, तो परिवार बोला हमने तो इन्वेस्ट किया, हमारे पास तो कागज है। जब उसने बोला तुमने ये चंदा दिया है पार्टी में, उसने पुलिस में कंप्लेंट की, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई। पुलिस वाले कहते इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये बात जब पब्लिक डोमेन में आई तो बीजेपी को शर्म नहीं आई ये पैसा वापस करने में। ये बीजेपी का नैतिक कर्तव्य था कि हमको पता पड़ा किसी ने किसी को फंसा के पैसा दिया है, हम 10 करोड़ रुपए वापस करते हैं ना। इतनी नैतिकता होती तो ये बीजेपी नहीं होती। ये दुर्भाग्य है देश का। आप इमेजिन करिए उस दलित परिवार को, आपको अपने आप को उस दलित परिवार की जगह झाँक के देखिए। अरे आपका कोई 100 रुपये भी मारता है तो रात को नींद नहीं आती, तो मुझे कैसा मुल्क बना के गया। उनकी जीवन की पूरी कमाई उन्होंने चंदे में दिलवा दी, ये बोल के कि इन्वेस्टमेंट है। ये है असली स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं, ये इस सदी का सबसे बड़ा